हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि पाइथन पांडास क्या होता है। और इस सीरीज के अंदर हम पाइथन पांडास में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। और आज की ये जो स्पेशल क्लास है हमारी, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन में जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है उस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि पाइथन पांडास होता क्या है। तो पाइथन पांडास जो है ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक, अब पाइथन की लाइब्रेरी है तो हमें तो पाइथन लाइब्रेरी होता क्या है पहले ये जानना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले ये समझते हैं कि पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है। तो पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है, हम कह सकते हैं कि ये कुछ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होते हैं हमारे प्रोग्राम्स या हमारे जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनके लिए। अब इनसे होगा क्या, तो इसमें क्या होता है, ये जो रीयूजेबल कोड्स होते हैं इनमें कुछ कलेक्शन ऑफ मेथड्स और फंक्शंस को स्टोर कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, तो हम लोग जो कोड्स रन करते हैं तो वहां पर हमें वी डोंट नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कोड। वहां पर हम सिंपली इन लाइब्रेरीज का यूज करके हमारे लाइंस ऑफ कोड को रिड्यूस कर सकते हैं और कम लाइंस को लिखकर हम एक बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं पाइथन लाइब्रेरी। इस पाइथन लाइब्रेरी में कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो हमारे सिलेबस में इस साल 12th में कवर की गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, तो एक है पाइथन पांडास, दूसरी है मैटप्लॉटलिब और एक है नमपाई। नमपाई जो लाइब्रेरी है वो फ्रॉम द लास्ट ईयर इटसेल्फ उसे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है एंड देयर इज नो सच नोटिफिकेशन फॉर दिस ईयर एज वेल। अभी भी यहां पर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन सीबीएसई की तरफ से देखने को नहीं मिला है। तो वी आर नॉट क्लियर वेदर NumPy will be there in our syllabus or not. Alright, तो देखिए पाइथन पांडास क्या होता है। अब एक बात हमको पता चल गई कि पाइथन पांडास जो है वो एक पाइथन की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब पाइथन पांडास जो है पाइथन की लाइब्रेरी है और पाइथन लाइब्रेरी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन पांडास क्या है। तो पाइथन पांडास जो है ये एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। अब एक और टर्म हमें यहां देखने को मिली, डेटा एनालिसिस। तो चलिए देखते हैं डेटा एनालिसिस क्या होता है। नाम से पता चल रहा है डेटा को एनालाइज करना, बट इसको इन अ स्पेसिफिक टर्म्स हम कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। डेटा एनालिसिस क्या है, तो ये एक प्रोसेस है डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने की। ठीक है, डेटा हम लोग जब कोई प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उस डाटा को अरेंज करेंगे हम, और उस डाटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने का जो काम करती है, वो जो प्रोसेस होती है, किसी भी डाटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने का काम करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है डेटा एनालिसिस। अब किसी डाटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, तो किसी डेटा को कलेक्ट और ऑर्गेनाइज करने से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि वो जो डेटा है, वो जो बड़ा सा डाटा है, उसको हम क्या करें, उसको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हम कन्वर्ट कर दें। अब उस डाटा को अगर हमको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, कोई एक बड़ा सा बिग सेट ऑफ डेटा इज विद अस और उसको अगर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है डेटा एनालिसिस। आई होप आप लोगों को डेटा एनालिसिस समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अब पाइथन पांडास में जो पांडास टर्म है, ये पांडास टर्म जो डिफाइन की गई है, ये टर्म कहां से आई, सो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम पैनल डेटा सिस्टम। तो यहां से टर्म आया पैनल से PAN, डेटा से DA एंड फ्रॉम S फ्रॉम द सिस्टम। तो यहां से ये नाम आया पैनल डेटा सिस्टम। ऑलराइट, तो अब हमें पता चल चुका है कि पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है। पाइथन लाइब्रेरी जानने के बाद हमने देख लिया कि पाइथन लाइब्रेरी कौन कौन सी होती है, तो पांडास, और उसके बाद हमने देखा मैटप्लॉटलिब और नमपाई, और उसके बाद हमने पाइथन पांडास के बारे में भी जान लिया। अब पाइथन पांडास को अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में यूज करना है, अगर मैं पाइथन पांडास को मेरे प्रोग्राम में यूज करना चाहता हूं तो उसे यूज करने का क्या तरीका हो सकता है। अब देखो पाइथन पांडास क्या है, दिस इज स्पेसिफिकली अ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी है मतलब दिस इज समथिंग स्पेशल दैट हैज बीन डिजाइंड इन पाइथन।
अब जब ये कुछ स्पेशल है जो कि पाइथन में डिफाइन किया गया है, जिसको बनाया गया है, तो उसे हमें स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज स्पेशल। वो कुछ स्पेशल टर्म है, जो स्पेशल कंसेप्ट है जो बनाया गया है। तो ये जो स्पेशल कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट को यूज करने के लिए भी हमें कुछ स्पेशल काम करना पड़ता है। अब इसे यूज करने के लिए क्या स्पेशल काम हमें करना पड़ेगा? तो हमें सबसे पहले एज सुन एज वी स्टार्ट राइटिंग द कोड इन पाइथन, हम जैसे ही हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें इसे, चूंकि ये एक स्पेशल प्रोसेस है, एक स्पेशल टाइप का कोड है या स्पेशल प्रोसेस जो हमें दी गई है वो है, तो हमें इसे एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। और स्पेशल ट्रीटमेंट हम कैसे देंगे? तो स्पेशल ट्रीटमेंट देने का तरीका, सोर्स कोड को लिखने से पहले सबसे पहले इसका हमें स्वागत करना पड़ेगा। अब हम इसका वेलकम कैसे करें? तो इसका वेलकम करने के लिए हमें ये लाइन लिखनी पड़ेगी। लाइन क्या है? इंपोर्ट पांडास एस पीडी। क्यों लिखी हमने ये लाइन? हमने ये लाइन इसीलिए लिखी क्योंकि जब कभी हमें किसी पाइथन लाइब्रेरी को यूज करना पड़ता है, तो पाइथन लाइब्रेरी बीइंग अ स्पेशल फंक्शन इन पाइथन, तो हमें उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो जैसे ही हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हमें उसका वेलकम करना पड़ता है। तो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम वहां पर इंपोर्ट टर्म का यूज करके, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करके, और वहां पर पांडास एज पीडी इस तरीके से लिखते हैं। हम अगर सिंपली इंपोर्ट पांडास भी लिखते तो भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आती, बट हम पांडास एज पीडी इसलिए लिखते हैं ताकि हम क्या कर रहे हैं, हम एज पीडी लिखकर हम एलियाजिंग कर रहे हैं एक तरीके से। मतलब पांडास को हमने शॉर्ट में बोल दिया पीडी। अब जब कभी हमें हमारे प्रोग्राम में इस पांडास का यूज करना होगा, पांडास टर्म ना लिखते हुए अगर हम सिर्फ पीडी भी लिखेंगे, तो इंटरप्रेटर विल अंडरस्टैंड कि हम पांडास के बारे में बात कर रहे हैं। और ये हमने पहले ही बता दिया, हमने वेलकम करते टाइम पर ही इसको बता दिया कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी ऐसा लिखा है, मतलब एलियाजिंग कर दी है पीडी। तो अब पीडी नाम से भी पांडास को हम जान सकते हैं। ये हो गया पांडास को कैसे यूज करना है इसकी बात। अब देखते हैं हम पांडास को जब हमको यूज करना रहता है, तो यूज करने के लिए हमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब पाइथन में जब हमको पांडास का यूज करना है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके लिए। तो अब हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो टर्म है वो क्या होती है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये डाटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का एक प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर डाटा है और अगर हमें उस डाटा को स्टोर करना है और ऑर्गेनाइज करना है, तो उसका जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर को हम स्टोर और ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं? हम उसको स्टोर और ऑर्गेनाइज इसलिए कर रहे हैं ताकि उस डेटा को हम एक्सेस कर सकें और उस पर एफिशिएंटली वर्क कर सकें। ठीक है, किसी भी डाटा पे एफिशिएंटली वर्क करने के लिए और उसको तरीके से एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमें यहां पर उस डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। ऑलराइट, सो डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एक वे है किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर करने का लिए। ठीक है, और इससे क्या होगा? जो हमारा डाटा है उसको हम इजीली एक्सेस कर सकेंगे और उसको हम इजीली उस पर वर्क भी कर सकेंगे, एंड दैट ऑल्सो वेरी एफिशिएंटली। तो ये होता है डेटा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, और कुछ सम बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन से होते हैं कुछ बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स? तो हमें तो पढ़ना ही है। पहला है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर, और एक और होता है जिसे बोलते हैं पैनल डेटा स्ट्रक्चर। बट दैट इज एक्चुअली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ अवर सिलेबस। तो हम सिर्फ और सिर्फ सीरीज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हमारी ये स्पेसिफिकली क्लास जो है ये बेस्ड है टोटली ऑन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। आज की इस क्लास में हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के हर एक टॉपिक को, हर एक पार्ट को कवर करेंगे, और ये सिंगल वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा। यू विल हैव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हमारा टॉपिक क्या है? सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम पहले ग्रैब कर लेते हैं, फिर हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं
कैसे बनेगा, प्रैक्टिकली उसको रन कर कर देखेंगे किसी प्रोग्राम के थ्रू और सारी चीजें समझेंगे। बट फॉर नाउ हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज सीरीज डेटा स्ट्रक्चर, तो यू शुड be able to explain that series data structure is what? It is a one-dimensional homogeneous array of indexed data. अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। वन डायमेंशनल मतलब ये है कि यहां पर सिर्फ सिंगल कॉलम हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल है तो यहां पर हम सिंगल कॉलम यूज करने वाले हैं। मल्टी डायमेंशनल होता तो हम एक से ज्यादा कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते होते, बट चूंकि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वन डायमेंशनल है तो यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कॉलम ही क्रिएट कर पाएंगे। मल्टी डायमेंशनल क्रिएट करना होता तो मल्टी डायमेंशनल क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक दूसरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या है? इट इज वन डायमेंशनल होमोजेनस। अब वन डायमेंशनल हमें पता चल गया कि वन डायमेंशनल का मतलब होता है सिंगल कॉलम। अब वन डायमेंशनल होमोजेनस, होमोजेनस मतलब वो जो सिंगल कॉलम आप बनाने वाले हो ना, उस सिंगल कॉलम में सेम टाइप ऑफ वैल्यूज हैव टू बी स्टोर्ड। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो हम कॉलम बनाने वाले हैं उस कॉलम में भी सेम टाइप की वैल्यूज को स्टोर किया जाएगा। मतलब अगर मैंने एक डाटा है मेरे पास और उसमें अगर मैं नेम नाम का एक कॉलम बना रहा हूं, तो मुझे उस नेम नाम के कॉलम में सारे कैरेक्टर्स अगर लिखना है तो मुझे सारी वैल्यूज, जितना डेटा मैं डालूंगा, जितनी वैल्यूज मैं उस कॉलम में इंसर्ट करूंगा, वो सारे की सारी वैल्यूज स्ट्रिंग या कैरेक्टर टाइप की होना चाहिए। वहां पर मैं अगर कैरेक्टर डेटा होल्ड कर रहा हूं तो वहां पर कैरेक्टर डेटा ही होल्ड किया जा सकता है। वहां पर अब मैं न्यूमेरिक वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज एन होमोजेनस एरे। ये एक होमोजेनस एरे है, मतलब यहां पर एक सिंगल टाइप की, मतलब सारी सेम काइंड ऑफ वैल्यूज ही स्टोर की जा सकती हैं। यहां पर आप लोग आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो, इंडेक्स टर्म को यहां पर मैंने अलग कलर से लिखकर बताया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि हमें यह बात पता होना चाहिए कि जब हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में हम बनाते तो सिंगल कॉलम है, बट इस हर कॉलम में जो इंडिविजुअल वैल्यू होती हैं, उन इंडिविजुअल वैल्यू को एक इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। मतलब वो इंडेक्स वैल्यू के साथ ही लिखा जाता है। हमेशा जब भी हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर हमेशा उसके साथ एक इंडेक्स वैल्यू अटैच की जाएगी। और इंडेक्सिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्सिंग बेसिकली स्टार्ट होती है 0 से। तो यहां पर भी अगर हम कोई सीरीज डाटा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पर अगर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आ रहा है तो वो 0 1 2 3 4 इस ऑर्डर में जाएगा। वी हैव दिस ईज विथ अस कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें आज हम देखेंगे। ऑलराइट, अब हमें यह पता चल गया कि ये वन डायमेंशनल होमोजेनस एरे है और जिसमें कैसी वैल्यूज होती हैं, तो इंडेक्स्ड डेटा होता है। अब इंडेक्स मतलब हर वैल्यू को एक इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात, ये तो एक बात जो हमें पता चल गई कि ये वन डायमेंशनल होमोजेनस एरे होता है इंडेक्स डेटा का। अगली बात जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि इसका जो साइज होता है, ठीक है, मतलब कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर होल्ड करेगा। अगर मैंने किसी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को बनाया और एक बार अगर मैंने सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर दिया, तो अब मैं उसमें कोई नई वैल्यू, जैसे कि 5 वैल्यूज मैंने ऐड करी थी एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में, और मैं अगर चाहूं कि अब मुझे उसी सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में 6th वैल्यू ऐड करना है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की लिमिटेशन है कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर हम उसके साइज को चेंज नहीं कर सकते। उसमें अगर आपने एक बार सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना दिया और उसमें 5 नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने उसमें होल्ड कर दिया, तो उसमें अब 5 नंबर ऑफ वैल्यूज ही रहेंगी। 6th वैल्यू उसमें ऐड नहीं हो सकती, या एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें से रिमूव नहीं हो सकती। ना तो आप उसको साइज को चेंज करके 4 कर सकते हो, ना तो आप उसके साइज को चेंज करके 6 कर सकते हो, क्योंकि इसका जो साइज है वो इम्यूटेबल होता है। बट इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। जैसे कि मैंने एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाया
और उस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में मैंने वैल्यूज दी 10, 20, 30, 40, 50। अब इसमें से जो 30 जो वैल्यू है, मुझे इस वैल्यू को चेंज करके करना है 3। ठीक है, मुझे इस वैल्यू को चेंज करना है और करना है 3। तो वो म्यूटेबल है, वैल्यूज म्यूटेबल है, मतलब मैं वैल्यूज को चेंज कर सकता हूं। ठीक है, बट मैं साइज को चेंज नहीं कर सकता। तो ये बात हमें बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो है वो 1 डायमेंशनल होमोजेनस एरे है इंडेक्स डेटा का, और इसमें जो इसका साइज होता है वो इम्यूटेबल होता है। साइज हम इसका मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट इसकी जो वैल्यूज होती हैं वैल्यूज मॉडिफाइबल होती हैं और हम वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगली बात, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पाइथन में क्या लिखें। ठीक है, पांडास का पार्ट है ये सीरीज डेटा स्ट्रक्चर जो है, ये पांडास का पार्ट है। ठीक है, जब पांडास को हमें यूज करना था तो पांडास को हमें उसका स्वागत करना पड़ा, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप की फैसिलिटी थी जो हमें पाइथन में दी गई है। तो हमने इंपोर्ट लिख दिया। इंपोर्ट क्या लिख दिया, पाइथन इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ऐसा हमने लिख दिया। अब चूंकि ये उसका पार्ट है, सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पांडास का पार्ट है, तो हमें क्या लिखना होता है, तो देखिए हमें लिखना होता है पांडास डॉट सीरीज फंक्शन। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पांडास डॉट सीरीज फंक्शन। तो आपको ऐसा लिखना होता है पांडास डॉट सीरीज फंक्शन हमारे पाइथन के प्रोग्राम में, जब भी हमें सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाना है। अब चूंकि हमने ऊपर क्या लिखा था, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, अब इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखा था, तो हमें यहां पर पांडास डॉट सीरीज ना लिखते हुए हम सिंपली पीडी डॉट सीरीज भी लिखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमने हमारे काम को आसान करने के लिए ही तो वहां पर एलियासिंग करी थी, तो इसीलिए हम पांडास डॉट पीडी ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पीडी डॉट सीरीज। ऑलराइट, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब पीडी डॉट सीरीज क्या है, ये सीरीज एक फंक्शन है। इसमें आप एक चीज ध्यान दो, जो सीरीज का एस है वो एस कैपिटल है। आप उस एस को स्मॉल लिख दोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो एक बात ध्यान रखें, यहां पर जो एस होता है वो हमें कैपिटल में लिखना होता है, क्योंकि पाइथन क्या है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि लोअर केस और जो अपर केस होता है दोनों का एक अपना स्पेशल मीनिंग है। मैं बोल रहा हूं हेलो, तो उसमें कैपिटल HELLO भी हो सकता है, स्मॉल HELLO भी हो सकता है। बोलने पर जो साउंड है दैट विल रिमेन द सेम, बट लिखने पर अगर कोई चीज केस सेंसिटिव है तो वहां पर अपर केस और लोअर केस में लिखने में बहुत फर्क पड़ जाएगा। हम कभी कभी अकाउंट क्रिएट करते हैं कि नहीं गूगल पे या जीमेल पे, तो आपने देखा होगा एक इमेज कैप्चा हमें एंटर करना होता है CZY89, उसमें वो बोलता है C कैपिटल Z स्मॉल 9। तो ये जिस तरीके से जो चीज स्मॉल लिखी होती है वो हमें स्मॉल में लिखनी होती है, जो चीज कैपिटल में लिखी होती है वो हमें कैपिटल में लिखनी होती है। वो इसीलिए क्योंकि वो खुद भी वो जो कैप्चा होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। सिमिलर इज द केस विद पाइथन। पाइथन भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने के कारण हमें पीडी डॉट सीरीज में एस कैपिटल लिखना होता है। अब पीडी डॉट सीरीज एक फंक्शन है, मतलब वी विल बी राइटिंग इट इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो सीरीज के बाद आप देख सकते हो पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं। अब इन पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी डाटा पास कर सकते हैं। ठीक है, अब डाटा अगर पास करेंगे और इंडेक्स पास नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या आना है, तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स आना है 0 1 2 3 4। बट स्टिल वी हैव दिस फैसिलिटी कि हम चाहे तो इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हम यहां पर सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के बाद जो हम सीरीज फंक्शन लगाते हैं उसके पैरेंथेसिस में हम डाटा जो वैल्यू हमें देना है वो लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर जो इंडेक्स देना है वो भी हम दे सकते हैं। जब हम इसको अभी मैं प्रैक्टिकली रन करके बताऊंगा तब हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि जब डाटा हमें इंसर्ट करना होता है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, तो इस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर किस टाइप का डाटा इंसर्ट किया जा सकता है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो किस टाइप का डाटा हम इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, तो देखिए नीचे जो थर्ड पॉइंट है वहां पर मैंने लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ डाटा कैन बी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, एक हो सकती है पाइथन सीक्वेंस। पाइथन सीक्वेंस कैन बी लाइक 1 2 3 4 ABCD HELLO, कुछ भी टर्म्स जो मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूं वो पाइथन सीक्वेंस हो गया। ठीक है, ND array, नाउ ND array इज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ numpy। अब ND array जो है ये numpy का पार्ट है। अब numpy का पार्ट होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, numpy भी क्या है, ये भी पाइथन की लाइब्रेरी है।
अब पाइथन की लाइब्रेरी है, एक स्पेशल फंक्शन है, तो उसको भी वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो इसको स्वागत कैसे करोगे? तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर जहां पर इंपोर्ट पांडास एज पीडी आपने लिखा था, वहां पर नेक्स्ट लाइन में अब आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ठीक है, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। ठीक है, क्योंकि वो स्पेशल फंक्शन है, स्पेशल चीज है, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा, तो हमें वहां पर इंपोर्ट नंपाई एज एनपी भी लिखना पड़ता है। एनडीआरए क्या होता है तो वो एक अलग क्लास में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप चाहें तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मुझे नंपाई और एनडीआरए के लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। ऑलराइट, थर्ड टाइप जो होता है वो होता है पाइथन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होती है, तो ये अभी जैसे ही हम इसके प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे तब मैं आपको डिक्शनरी के बारे में कुछ ओवरव्यू दे दूंगा। और नेक्स्ट जो टाइप होता है कि किस टाइप का डाटा हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो कुछ स्केलर वैल्यूज भी इसके अंदर इंसर्ट की जा सकती हैं। स्केलर मतलब सिंगल वैल्यूज स्टोर की जा सकती हैं इसके अंदर, वो भी जब हम प्रोग्राम देखेंगे तब इसको समझेंगे। आई होप आपको ये वाला जो आपकी स्क्रीन पर अभी पेज दिख रहा है ये आपको क्लियर होगा। क्या पढ़ा हमने अभी कि सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक वन डायमेंशनल होमोजेनस एरे होता है इंडेक्स डेटा का, साइज इम्यूटेबल एंड वैल्यू म्यूटेबल। सीरीज फंक्शन का यूज करना होता है, पीडी डॉट सीरीज फंक्शन लिखना होता है। कौन कौन सा डाटा इसके अंदर आ सकता है, तो पाइथन सीक्वेंस आ सकता है, एनडीआरए आ सकता है, पाइथन डिक्शनरी हम यूज कर सकते हैं, और स्केलर वैल्यूज भी हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं एक एक करके कि हमें कैसे हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू स्पेसिफाई डेटा एज पाइथन सीक्वेंस, तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि अगर मुझे कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मैं कैसे उसमें पाइथन सीक्वेंस को एज अ डेटा पास कर सकता हूं। ठीक है, तो देखिए पहला टाइप, चार टाइप्स हमने देखे कि चार तरीके का डेटा इसके अंदर आ सकता है। हम पहले की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला है हमारा स्पेसिफाइंग डाटा एज पाइथन सीक्वेंस। सो सी दिस एग्जांपल विच इज राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। देखो मैंने यहां पर आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, मैं इनको अभी प्रैक्टिकली भी रन करके बताता हूं आपको। देखो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, वो तो सीधी सी बात, वेलकम तो करना है। अब S1 आप रैंडम वेरिएबल कुछ भी ले सकते थे, मैंने S1 नाम यहां पर ले लिया। ठीक है, अब मैंने यहां पर कुछ वैल्यू पास करनी थी, तो आप देख सकते हो मैंने यहां पर एक लिस्ट पास की हुई है जिसमें वैल्यूज है 2, 4, 6 और 8। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा, pd डॉट सीरीज फंक्शन, ऐसे लिखना होता है। तो pd डॉट सीरीज फंक्शन लगाया, एक लिस्ट पास करी जिसमें वैल्यूज थी 2, 4, 6, 8। अब ये जो सीरीज फंक्शन मैंने पास किया, ये जो डेटा था उसका सीरीज क्रिएट हुआ और वो सीरीज को मैंने स्टोर कर दिया S1 के अंदर। ठीक है, एक और दूसरी सीरीज मैंने बनाई S2, उसमें लिखा मैंने pd डॉट सीरीज फंक्शन, उसमें मैंने वैल्यू पास कर दी 10, 20, 30, 40। ठीक है, थर्ड मैंने एक और पाइथन सीक्वेंस ले लिया, इसमें मैंने S3 नाम दे दिया इसको, और क्या लिखा, pd डॉट सीरीज फंक्शन। यहां पर क्या वैल्यू पास करी, तो मैंने यहां पर कोट्स में वैल्यू पास करी है ABCD। आपको पता होगा जब कभी हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कैरेक्टर वैल्यू को हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो दैट हैज टू बी एनक्लोज्ड इनसाइड द कोट्स। तो मैंने इसको कोट्स में एनक्लोज करके लिखा हुआ है, सेपरेटेड बाय द कॉमा। ठीक है, और चौथा S4, ये फोर्थ एग्जांपल हुआ। मैंने चारों एग्जांपल को एक ही में लिख दिया, चारों को हम रन करके देख लेंगे। और S4 भी लिया है, इसमें मैंने क्या लगाया, एक फंक्शन, एक स्पेशल फंक्शन यूज किया है, उस फंक्शन का नाम है रेंज फंक्शन। ये जो रेंज फंक्शन होता है इसका काम क्या होता है, जैसे ही आप यहां पर रेंज फंक्शन में कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे मैंने वैल्यू यहां पर दे रखी है 5, तो क्या होगा, ये 5th इंडेक्स, ये जो 5 लिखा हुआ है ये एंड पोजीशन है। मतलब ये रेंज मैंने दे दी, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, मतलब ये एंडिंग वैल्यू है। तो 0 इंडेक्स से लेकर ये 5th इंडेक्स तक वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे रन होता है, जब भी हम इसको अभी रन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, हम इसको प्रैक्टिकली रन कर देखते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली रन करने के लिए हम लोग इसके आईडीएलई की तरफ बढ़ेंगे। हमारे पास एनाकोंडा नेविगेटर भी है, हम एनाकोंडा पे भी वर्क कर सकते हैं, उसमें स्पाइडर का यूज करके हम कोडिंग कर सकते हैं। बट टू कीप इट सिंपल, हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, तो हम लोग आईडीएलई का यूज करने वाले हैं। ऑलराइट, तो आईडीएलई का यूज आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया है तो आज आप देखो। आईडीएलई में अब जब हम पाइथन हमने 11th क्लास में पढ़ा था,
तो वहां पर एक चीज हमने पढ़ी थी वर्किंग इन पाइथन। और पाइथन में वर्किंग दो तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक हो सकती है स्क्रिप्ट मोड में, एक हो सकती है इंटरेक्टिव मोड में। तो यहां पर अभी जो आपको स्क्रीन पर जो ये दिख रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो आइडियली शेल है, अभी जो मुझे स्क्रीन पर विंडो दिख रहा है, ये विंडो जो है मेरा, ये है मेरा स्क्रिप्ट कोड का। मतलब यहां पर मैं कोई भी चीज अगर लिखूंगा, जैसे मैंने लिख दिया प्रिंट हेलो, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे लिखा और एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हो मुझे उसका आउटपुट उसने प्रोड्यूस कर दिया। मतलब यहां पे क्या होता है, यू विल बी राइटिंग वन लाइन ऑफ कोड, दैट लाइन विल बी एक्सिक्यूटेड एंड यू विल बी शोन द आउटपुट एंड यू कैन अगेन स्टार्ट टू राइट द सेकेंड लाइन ऑफ कोड। तो ये जो हमारा मोड होता है, ये होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। हमें इस पे वर्क नहीं करना है, हम जाएंगे सीधे फाइल में। फाइल में जाने के बाद हम जाएंगे न्यू फाइल में, और अब हम यहां पर हमारी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम हमारी वर्किंग को यहां पर अब हम शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं हमें करना क्या है। देखो यहां पर हम वाला जो कोड है अभी जो हमने देखा पाइथन सीक्वेंस को लिखने का, हम वो कोड को पहले यहां पर लाते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे और क्या आउटपुट वो प्रोड्यूस कर रहा है, और फिर पूरे लाइंस ऑफ कोड्स को हम अच्छे से समझेंगे। ये देखिए मैंने कोड को यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हो इंपोर्ट पांडास एसपीडी। अब S1, S2, S3, S4 में वही वैल्यूज जो हमने वहां पर प्रोवाइड की थी। यहां पर मैंने वहां पर तो लाइंस बचाने के लिए मैंने सेम लाइन में प्रिंट कर दिया था, यहां मैंने सबको अलग अलग लाइंस में प्रिंट किया। देखते हैं इसको हम एग्जीक्यूट करके। एग्जीक्यूट करने से पहले हमें इसे सेव करना होता है, तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल S प्रेस करना होगा, और कंट्रोल S प्रेस करने के बाद हमें इसको कुछ नाम देना होगा। तो मैंने, आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर सीक्वेंस डॉट पी वाई लगाकर हमें सेव करना होता है। तो मैंने सीक्वेंस डॉट पी वाई लगाकर इस फाइल को सेव कर दिया है। चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैं F5 प्रेस कर रहा हूं और आप देखिए मैंने F5 प्रेस कर दिया। ये यहाँ पर आपकी लेफ्ट वाला जो आइडियली शेल है उसमें ये कोड को रन कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। ये देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है। हमने पहला जो वैल्यू पास किया था, पहला S1 नाम का जो हमारा वेरिएबल था, उसमें देखो वैल्यूज क्या पास करी थी। तो उसमें हमने वैल्यूज पास करी थी 2468, ठीक है। उसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, तो आप देख सकते हो यहां पर आउटपुट 2468। और मैंने बोला था सीरीज डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ये इंडेक्स्ड डेटा का एक होमोजेनियस एरे है। तो यहां पर आप देख सकते हो डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 यहां पर आया हुआ है। अगला यहां पर हमने 10 20 30 40 वैल्यू पास करी थी, तो आप देख सकते हो इंडेक्स 0 1 2 3 4 और वैल्यू पास की गई है वहां पर। अगला है यहां पर आप देख सकते हो ABCD, वो कैरेक्टर वैल्यू थी तो मैंने कोट्स में लिखा, तो यहां पर ABCD आउटपुट आ चुका है उसका। और आखिरी में हमने रेंज फंक्शन लगाया था। तो रेंज फंक्शन कहां से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से, क्योंकि रेंज में मैंने यहां पर सिंपली क्या किया हुआ था, यहां पर रेंज वैल्यू दे रखी थी 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टाइप जो है, हम एनडी अरे का यूज करके भी पाइथन में सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब एनडी अरे का यूज करना है, मैंने बोला था एनडी अरे नंपाई का पार्ट मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। जैसे हमने इंपोर्ट नंपाई एज एनपी किया, अब हमें एनडी अरे की वैल्यूज देना है। तो देखो मैंने पहला एनडी अरे की वैल्यू यहां पर दे रखी है, क्या, np.arange। जैसा रेंज फंक्शन है ना, वैसा का वैसा ए रेंज फंक्शन होता है नंपाई के अंदर, ठीक है। रेंज फंक्शन का नाम यहाँ पर ए रेंज फंक्शन है, काम वही है, स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू और स्टेप। तो यहां पर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1, एंडिंग वैल्यू दी है 6 और स्टेप दिया हुआ है 2। और एक और दूसरा एनडी अरे लिया हुआ है जो कि है np.linespace। यहां पर आप देख सकते हो लाइन स्पेस एक और फंक्शन होता है नंपाई के अंदर। इस फंक्शन का काम क्या होता है, आप जो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देते हो, जैसे 24 और 64, तो ये जो लास्ट में जो थर्ड कॉमा के बाद जो 5 लिखा हुआ है, वो क्या करेगा, 24 से 64 तक की वैल्यूज को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि मैंने 5 वहां पर वैल्यू प्रोवाइड करी है। तो यहां पर 5 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे, तो 24, 34, 44, 54 और 64। तो ये 5 इक्वल पार्ट्स बने। तो इस तरीके से ये लाइन स्पेस फंक्शन इसके 5 इक्वल पार्ट्स में इसको कन्वर्ट करेगा, और इसको हमने NDA2 में स्टोर कर दिया। अब pd.series फंक्शन NDA1 पे लगाया, pd.series फंक्शन NDA2 पे लगाया, और S1 और S2 को प्रिंट कर लिया। तो उससे हुआ क्या, उससे हमारी
सीरीज प्रिंट होकर आ जाएगी जिसमें ए रेंज फंक्शन और लाइन स्पेस फंक्शन का यूज किया होगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये देखिए मैंने मेरे कोड को यहां पर स्क्रीन पर लिख दिया है। ठीक, अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने पांडास और numpy दोनों को इंपोर्ट किया है क्योंकि मैं दोनों का यूज करने वाला हूं। अब NDA1 में मैंने वैल्यू दी। अब ए रेंज फंक्शन किसका पार्ट है? तो numpy का पार्ट है, तो np.arange फंक्शन मुझे लगाना पड़ेगा। ये मेरा पहला ND array। फिर दूसरे में लगाया np.linespace फंक्शन। लाइन स्पेस फंक्शन भी ND array का मतलब numpy का पार्ट है, तो मैंने np.linespace लगाया और फिर अल्टीमेटली इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया और प्रिंट कर दिया S1 और S2 को। चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटपुट हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आउटपुट कुछ इस तरीके से आया है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स दिया था यहां पर 1 अगर मैं np.arange फंक्शन की बात करूं, और एंडिंग इंडेक्स दिया था 6 और स्टेप दी थी 2, मतलब फर्स्ट इंडेक्स विल बी काउंटेड, ऑलराइट, आफ्टर दैट the other will be skipped and second index will be counted, the next one will be skipped and the third index will be counted। तो आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने इसको आउटपुट में इस तरीके से जनरेट कर कर बताया हुआ है। ऑलराइट, और सेकंड जो था वो लाइन स्पेस फंक्शन था। लाइन स्पेस फंक्शन क्या करता? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, तो इसने इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारा ये आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब डिक्शनरी के फॉर्म में भी डेटा को इंसर्ट किया जा सकता है। अब डिक्शनरी होती क्या है? तो डिक्शनरी इज द सेट ऑफ अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर्स। अब अनऑर्डर्ड की वैल्यू पेयर्स का ये सेट होता है। अब की इज टू वैल्यू, इस पेयर में यहां पर करली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज को पास किया जाता है। किस तरीके से? तो देखो कुछ इस तरीके से। यहां पर आप देख सकते हो इंपोर्ट पांडास एज पीडी के बाद वाली जो लाइन है dict1, मैंने एक डिक्शनरी बनाई। यहां पर मैंने क्या वैल्यू दी? करली ब्रैकेट्स में डिक्शनरी को लिखा जाता है, तो मैंने करली ब्रैकेट्स लगाए और यहां पर जैन, फेब और MAR मार्च के लिए यहां पर ये 3 कीज हैं, JAN, FEB और MAR, ये कीज हैं और इन कीज की वैल्यूज क्या है? 31, 29 और 31। तो ये इनकी वैल्यूज है। तो ये की वैल्यू का पेयर होता है विच इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, इसको बोलते हैं डिक्शनरी। मैंने क्या किया? एक डिक्शनरी क्रिएट करी जिसमें 3 वैल्यूज का सेट है, जैन की 31, फेब की 29 और मैर की 31, ये 3 का सेट है। अब इसको अनऑर्डर्ड इसलिए बोला जाता है कि जब इसका आउटपुट प्रिंट होगा तो इट इज नॉट फिक्स्ड कि हमने जनवरी पहले पास किया था तो पहले जनवरी ही लिखा है, फरवरी 2 लिखा था तो फरवरी 2 ही लिखा है, और मार्च 3 लिखा था तो मार्च 3 ही लिखा है। ऐसी कोई भी यहां पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। ये अनऑर्डर्ड सेट है की वैल्यू पेयर्स का, तो यहां पर पूरी की पूरी वैल्यूज जो है वो कैसे भी ऑर्डर में, रैंडम ऑर्डर में आपको डिस्प्ले होती हुई दिखेंगी। ठीक है, अगली लाइन आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा है S1 इज इक्वल्स टू pd.series फंक्शन। ये हमें लिखना पड़ता है और pd.series फंक्शन लिखने के बाद यहां पर मैंने ब्रैकेट में dict1 लिख दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, इस डिक्शनरी को ही तो मुझे कन्वर्ट करना है सीरीज में। या तो आप ये जो रेड कलर से लाइन लिखी है उसके ऊपर जो 2 लाइंस लिखी है या तो वो लिख लो, और या तो जो रेड कलर से लाइन लिखी है आप वो लिख लो। अगर आप जो रेड कलर से लाइन लिखी है वो भी लिखोगे तो उसका मतलब भी वही है। मैंने जो ऊपर जो लाइंस लिखी थी वो 2 लाइंस ऑफ कोड को मैंने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो S1 इज इक्वल्स टू pd.series फंक्शन। जो dict1 में मैं वैल्यू स्टोर कर रहा था, अब मैं कोई dict1 में स्टोर नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे आर्ग्यूमेंट्स में इस वैल्यू को पास कर रहा हूं। जैन इज इक्वल्स टू 31, कॉमा फेब इज टू 29, मैर इज इक्वल्स टू 31 और अल्टीमेटली S1 को प्रिंट कर रहा हूं। तो मुझे क्या आउटपुट देखने को मिलेगा? चलिए हम इसे प्रैक्टिकल रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो मैंने कोड को यहां पर लिख दिया है। यहां पर हम जो भी प्रिंट के साथ इन्वर्टेड कॉमास में वैल्यू पास करते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। ये जो मैंने बैकस्लैश लगाया है, ये बैकस्लैश n का मतलब है न्यू लाइन, मतलब सीरीज S1 लिखा है, न्यू लाइन में जाएं और फिर न्यू लाइन में S1 की जो भी वैल्यू है फिर वो प्रिंट हो जाए। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए आउटपुट में यहां पर सीरीज S1 लिखा आया और उसके बाद जैन, फेब और मार्च ये तीनों वैल्यूज लिखी हुई आ गई। देखिए दिस इज अ कोइंसिडेंस, यहां पर ये अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज की वैल्यू पेयर्स का सेट है, बट यहां पर जनवरी, फरवरी और मार्च के ऑर्डर में ही वैल्यूज आई हैं। ठीक है, ये रैंडम ऑर्डर में भी आ सकती हैं, इट्स नॉट स्पेसिफिक कि वो सेम ऑर्डर में ही आने चाहिए, तो वो रैंडम ऑर्डर में भी आ सकती हैं।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे टाइप की तरफ। लास्ट टाइप होता है और ये होता है स्केलर वैल्यूज। हम सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के अंदर स्केलर वैल्यूज भी इंपुट कर सकते हैं। अब स्केलर वैल्यूज कैसे इंपुट करेंगे? स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू। तो देखो, स्केलर वैल्यूज इंपुट करने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, उसके बाद svl1 वेरिएबल का नाम देना था, मैंने svl1 वेरिएबल का नाम दे दिया। pd डॉट सीरीज फंक्शन लगाया, मैंने क्या डाटा क्या पास किया, 10। देखिएगा मैंने डेटा पास किया हुआ है सिंगल वैल्यू स्केलर वैल्यू विच इज 10, और इंडेक्स पास किया हुआ है रेंज फंक्शन के साथ 3। अब रेंज फंक्शन के साथ 3 पास किया हुआ है, मतलब एंड पोजीशन मैंने डिफाइन कर दी 3। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3। 3 चूंकि लास्ट है जो हमने डिफाइन किया है तो 3 काउंट नहीं होता, तो 0 1 2 3 वैल्यूज हमें यहां पर आनी चाहिए। आउटपुट क्या आएगा वो अभी हम देखते हैं। svl2 मैंने एक वेरिएबल पास किया, वहां पे pd डॉट सीरीज फंक्शन लगाया, डेटा वैल्यू दी मैंने हेलो, और इंडेक्स प्रोवाइड किया मुंबई, भोपाल और चेन्नई। क्या आउटपुट आएगा अभी हम देखते हैं। svl3 मैंने यहां पर पास किया, वहां पर pd डॉट सीरीज फंक्शन लगाया, वैल्यू पास की 15, और वहां पर रेंज इंडेक्स फंक्शन लगाया रेंज फंक्शन के साथ। तो यहां पर ऐसा भी किया जा सकता है, इंडेक्स फंक्शन के साथ भी रेंज फंक्शन लगाया जा सकता है। तो आप देख रहे हो, मतलब इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 5, 10, 2, मतलब 5 से स्टार्ट होगा, 6 को स्किप करेगा, 7, 8 को स्किप करेगा, 9, 10 को स्किप करेगा और 11, पर रेंज कहां तक गई है, 10 तक, तो ये काउंट होगा नहीं। तो 5, 7 और 9 हमारी इंडेक्स की वैल्यू आएगी svl3 में। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। ऑलराइट, तो मैंने यहां पर आप देख सकते हैं स्केलर वैल्यूज को मैंने आइडियली पे लिख लिया है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या वैल्यूज पास करी थी, तो यहां पर हम देखते हैं 10 वैल्यू पास करी थी और इंडेक्स वैल्यू थी रेंज ऑफ 3, रेंज फंक्शन में 3। पहले हम इसका आउटपुट जनरेट कर लेते हैं और फिर हम इधर से हमारे कोड से कंपेयर करेंगे कि ये ऐसा क्यों आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने यहां पर 10 वैल्यू दी थी, रेंज फंक्शन लगाया था 3 तक, तो इंडेक्स आप देख सकते हो यहां पर 0 1 2 ये इंडेक्स आया। डाटा तो हमारा एक ही था, तो 10 10 10, द आउटपुट विल रिमेन 10। अगले में यहां पर मैंने वैल्यू पास करी थी हेलो, किस किस पे पास करी थी, तो मेरी इंडेक्स वैल्यू थी मुंबई, भोपाल और चेन्नई। तो यहां पर देखिए आप तीनों के साथ हेलो प्रिंट हुआ है। अगला था रेंज फंक्शन 5, 10, 2, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्किपिंग 1 वैल्यू 5 7 9, डाटा था 15, तो 15 उसने वहां पर प्रिंट कर बता दिया है। तो इस तरीके से मैंने svl1, svl2 और svl3 को प्रिंट किया और इसका आउटपुट स्क्रीन पर जनरेट कर लिया। तो इस तरीके से हम स्केलर वैल्यूज को भी हमारे सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ एक और खास टॉपिक होता है जो हम कह सकते हैं कि हम कैसे किसी एक सीरीज में से एक छोटी स्ट्रिंग उसमें से निकाल सकें, स्ट्रिंग स्लाइस निकाल सकें। मतलब बड़ी एक सीरीज है मेरे पास और उस सीरीज में से अगर मुझे उस सीरीज के छोटे पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब उसकी एक स्लाइस को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एसपीडी, obj1 नाम का एक मैंने सीरीज ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें वैल्यू पास करी pd डॉट सीरीज फंक्शन। यहां पर क्या वैल्यूज पास कर दी मैंने, 2 4 6 8 10, एक लिस्ट बना दी। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूं, देखो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूं obj1 को, तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 की एक सीरीज मुझे बनकर मिलेगी। ऑलराइट, ठीक है। बट जैसे ही मैं इसमें ये लगा देता हूं प्रिंट फंक्शन के साथ obj1 में, यहां पर मैंने ब्रैकेट में पास कर दिया 3:5, तो क्या होगा, 3rd इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक की स्ट्रिंग ही, मतलब वो स्लाइस ही अब मुझे प्रिंट होकर मिलेगी इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम किसी छोटे से स्लाइस को भी प्रिंट कर सकते हैं। इनवर्स प्रिंट करना है, 2 4 6 8 10 की जगह 10 8 6 4 2 प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो लास्ट लाइन देखो, स्टार्टिंग वैल्यू ब्लैंक, एंडिंग वैल्यू ब्लैंक, और लास्ट में जो स्टेप है, स्टेप की जगह लिख दिया -1। -1 लिखने का मतलब है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग मतलब पीछे से लास्ट तक जाना, ठीक है। तो -1 लिखने से वो बैकवर्ड इंडेक्सिंग की तरफ वर्क करेगा। चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए मैंने कोड को यहां पर आइडियली में लिख लिया है। अब ये क्या है, ये कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज होती हैं सीरीज डेटा स्ट्रक्चर की। तो यहां पर देखिए मैंने जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें लिस्ट वैल्यू पास करी है 2 4 6 8 10, ठीक है। हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये देखिए मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट किया,
ऑलराइट, आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो आउटपुट आया है वो कुछ इस तरीके से आया। सबसे पहले तो मैंने क्या किया था, प्रिंट obj1। जब मैंने प्रिंट obj1 किया तो मुझे मेरी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होकर मिल गई 2 4 6 8 10। सेकेंड मैंने प्रिंट किया 2 is to 5, स्टार्टिंग इंडेक्स 2, एंडिंग इंडेक्स 5। जब मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स 2 और एंडिंग इंडेक्स 5 यहां पर डाला है तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होकर एंडिंग इंडेक्स तक गया है, मतलब 4 तक, क्योंकि 5 तो लास्ट इंडेक्स है तो वहां तक जाएगा नहीं, और यहाँ पर वैसे भी फिफ्थ 10 के बाद कोई वैल्यू थी भी नहीं, तो दोनों तरह से वो आगे जा ही नहीं सकता था। और लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर हमने इनवर्स स्ट्रिंग लगाई थी, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी थी, और स्टेप लगाई थी -1। तो -1 लगाने से क्या होगा, वो इनवर्स ऑर्डर में अब इसको प्रिंट कर कर बताएगा। तो आप देख सकते हैं ये इनवर्स ऑर्डर में 10 8 6 4 2 यहां पर प्रिंट कर कर बताया हुआ है। तो इस तरीके से हम एडिशनल फंक्शनैलिटी जो होती है पाइथन की, उन पे भी वर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम किसी भी स्ट्रिंग का किसी एक एलिमेंट को क्या कह सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी भी एक एलिमेंट को अगर हमें मॉडिफाई करना है तो वो भी हमारे लिए पॉसिबल है। तो हम इसको पहले प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम कैसे किसी एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, अब जैसे कि मेरे पास एक सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है 2 4 6 8 10, ऑलराइट। अब इस सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में जो 4 है, मुझे 4 की वैल्यू चेंज करना है। अब इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो मुझे इसके ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का नाम है obj1, विच वैल्यू हैज टू बी चेंज 4। तो 4 वैल्यू किस इंडेक्स पर है, तो 4th वैल्यू है इंडेक्स पर 0 and 1, फर्स्ट इंडेक्स पर है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 1 एंड इक्वल्स टू, एंड वॉट एवर वैल्यू आई नीड टू प्रोवाइड द वैल्यू टू बी 40। तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। तो अब क्या होगा, obj1 में जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी 40, एंड नाउ अल्टीमेटली आई विल प्रिंट obj1, और इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो जो फर्स्ट इंडेक्स पर वैल्यू थी उसको हमने मॉडिफाई करके देख लिया। तो इस तरीके से हम किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक एलिमेंट की वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि इसके इंडेक्सेस ये 0 1 2 3 4 है, आई वांट टू चेंज द इंडेक्सेस, तो मुझे यहां पर कॉमा लगाना पड़ेगा, और कॉमा लगाने के बाद लिखना पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल्स टू, और इसके बाद मैं जो भी इंडेक्सेस प्रोवाइड करना चाहता हूं A, B, C, D, E, है ना। नंबर ऑफ इंडेक्सेस शुड रिमेन सेम, जितने इंडेक्सेस रहेंगे उतनी डेटा की वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं इसको रन करके देखता हूं। आप देख सकते हैं यहां पर इंडेक्सेस अब A, B, C, D, E हो चुके हैं, और 0 1 2 3 4 नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरीके से इंडेक्स की वैल्यू भी चेंज की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। हमने मॉडिफाई कैसे करना है किसी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, वो देख लिया। अब देखते हैं किसी इंडेक्स को रीनेम कैसे करना होता है। तो इंडेक्स को रीनेम करना मैंने जस्ट आपको अभी बता दिया, कैसे इंडेक्स को रीनेम करते हैं। तो उस तरीके से हम रीनेम कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स को। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला है हेड एंड टेल फंक्शन। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। चलिए इसको रन करके देखते हैं ये करता क्या है। जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है उसमें जो हेड फंक्शन होता है, हेड फंक्शन एक्चुअल में क्या करता है, टॉप से n नंबर ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है, और जो टेल फंक्शन होता है वो बॉटम से n नंबर ऑफ वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए काम में आता है। अब जैसे कि मैं यहां पर बोलूं कि यहां पर अगर मेरी वैल्यू 10 के बाद और भी आगे होती, 12 14 16 20, इंडेक्सेस भी अब कितने हो जाते, E अब हो जाता F, G, H, I, ऑलराइट, हो गए 10 आई बिलीव। 10 लेना है ना, कॉमा 10 मतलब J। तो आप देख सकते हो 10 इंडेक्सेस मैंने प्रोवाइड कर दिए, 10 नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर। नाउ इफ आई अप्लाई द हेड फंक्शन टू दिस, अब हेड फंक्शन अप्लाई करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट का नाम पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट का नाम है obj1। हेड फंक्शन लगाते हैं हम, तो ये मैंने लगा दिया हेड फंक्शन। तो हेड फंक्शन क्या करता है, n नंबर ऑफ वैल्यूज टॉप से प्रिंट करता है। अब अगर मैं इसको प्रिंट फंक्शन के अंदर लगा दूं,
ये देखिए मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पास कर दी, और अगर मैं यहां पर ब्रैकेट में अंदर यहां पर कोई वैल्यू ना दूं तो ये क्या करेगा, टॉप 5 वैल्यूज जो होती हैं वो 5 वैल्यूज को यहां पर मुझे प्रिंट कर कर दे देगा। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं यहां पर स्क्रीन पर, जस्ट अ मिनट, लेंथ ऑफ पास्ट वैल्यू इज 9, इंडेक्स इंप्लाइज टू 10। यहां पर 9 वैल्यूज 2 4 6 8 10 10 12 14 16 18। ऑलराइट, सॉरी आई डिडंट पास 18 ओवर हियर, 18 20। नाउ द इंडेक्सेस एंड वैल्यूज आर मैचिंग। यहां पर देखो, अगर जब आपका इंडेक्स वैल्यू और डेटा वैल्यू मैच नहीं करेगा सो यू विल सी दिस आउटपुट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया, सेव किया, तो आप देखेंगे कि अब टॉप से 5 नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, आप देख सकते हो 2 4 6 8 10, टॉप 5 वैल्यूज को इसने मुझे प्रिंट कर कर यहां पर दे दिया है। अगर मैं हेड में वैल्यू पास कर देता 2, सो लेट अस सी व्हाट आउटपुट डज इट गिव। तो देखिए यहां पर आया है सिर्फ 2 वैल्यूज। सिमिलरली अगर मैंने यहां पर हेड फंक्शन की जगह लगाया होता टेल फंक्शन, ब्रैकेट में कोई वैल्यू पास नहीं की होती, सो एज ऑब्वियस बॉटम से 5 वैल्यूज मुझे ये प्रिंट कर कर देता, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, FGHIJ। अगर मुझे बॉटम से 2 वैल्यूज देखनी होती या 3 वैल्यूज देखनी होती फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ टेल फंक्शन इज इक्वल्स टू 3 लगा देता, और आप देखेंगे कि अब बॉटम से 3 वैल्यूज HIJ 16 18 20 आप देख सकते हैं आउटपुट में स्क्रीन पर दिख रहा है। सो दिस इज हेड एंड टेल फंक्शन। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो है वो है एरिथमेटिक एंड वेक्टर ऑपरेशंस, जो हम सीरीज ऑब्जेक्ट्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। अब एरिथमेटिक और वेक्टर ऑपरेशंस होते क्या हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं, तो चलिए इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ऑलराइट, तो जैसे ही हम वेक्टर ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आइदर वैल्यूज को ट्रू या फॉल्स में जनरेट करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि मैंने लिखा OBJ1 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, इसको मैं करता हूं प्रिंट। ऑलराइट, तो आप देखिएगा ये मैंने एक यहां पर वेक्टर फंक्शन यहां पर लगा दिया, इसको हम रन कर कर देखते हैं। OBJ1 इज ग्रेटर देन 5, तो आप यहां पर देखो, यहां पर आउटपुट क्या आएगा, तो जितने भी वैल्यूज 5 से बड़ी हैं उनमें आंसर आ गया है ट्रू, और जितनी 5 से बड़ी नहीं है तो उनमें आंसर आ गया है फॉल्स। तो इस तरीके से हम वेक्टर ऑपरेशंस भी यहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एरिथमेटिक फंक्शन? ठीक है, वेक्टर फंक्शन हमने देख लिया, एरिथमेटिक फंक्शन क्या करता है। तो देखो, अगर मेरे पास एक OBJ2 नाम का एक ऑब्जेक्ट होता जिसमें मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं pd.series फंक्शन लगाकर, और यहां पर वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पर मैंने वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। अब मैं अगर यहां पर आप देखेंगे, अगर मैं यहां पर एक और O1 नाम का ऑब्जेक्ट बना दूं और उसमें लिख दूं OBJ1 प्लस OBJ2, ऑलराइट, और अल्टीमेटली प्रिंट कर दूं इस OB1 को। ये इंडेंटिंग आगे जा रही है, मैं इसको वापस पीछे ले लेता हूं, और अब देखिएगा मैंने यहां पर एरिथमेटिक ऑपरेशन भी लगा दिया है। जस्ट अ मिनट, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज नहीं हो पाया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहां पर क्या किया है इसने, OBJ1 और OBJ2 को ऐड किया हुआ है, और यहां पर इतने नंबर ऑफ आउटपुट्स उसने दे दिए। पर आप देख रहे हो सब में नैन लिखा आ रहा है। नैन क्या होता है? नैन होता है नॉट अ नंबर, मतलब ये एक ब्लैंक, मतलब नल वैल्यू है, खाली वैल्यू है ये। अब ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जब हम एडिशन अप्लाई करते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो एरिथमेटिक ऑपरेशन क्या करता है, सेम इंडेक्सेस वाली वैल्यूज को जोड़ देता है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं OBJ1 की, तो यहां पर इंडेक्स वैल्यू क्या है, ABCDEFGH, और अगर मैं OBJ2 की बात करूं तो यहां पर इंडेक्स वैल्यू मैंने प्रोवाइड नहीं करी, मतलब क्या है 0 1 2 3 4। जब दोनों की इंडेक्स वैल्यूज ही मैच नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एडिशन पॉसिबल नहीं है, तो सबका वैल्यू दे दिया उसने नन, मतलब खाली वैल्यू। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रिमूविंग दिस इंडेक्स वैल्यूज फ्रॉम हियर, ठीक है, और अब हम इसको रन कर कर देखते हैं। तो अब आप देखोगे कि जहां पर इंडेक्स वैल्यूज मैच होंगी वहां पर एडिशन हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यूज विल रिमेन एम्प्टी, वहां पर नैन आ जाएगा। तो आप देखो जहां पर इंडेक्स वैल्यूज सेम थी दोनों को जोड़ दिया, और दोनों को जोड़ने के बाद बची हुई जो वैल्यूज थी उनको नैन कर दिया गया है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग यहां पर प्लस की जगह इनटू का साइन भी लगा सकते हैं, एंड यू कैन सी मल्टीप्लीकेशन, एरिथमेटिक ऑपरेशन भी, मल्टीप्लीकेशन वाला एरिथमेटिक ऑपरेशन भी यहां पर इन पर लगाया जा सकता है। ये देखिए मल्टीप्लाई भी उसने कर कर यहां पर बता दिया। ऑलराइट, सो
दिस इज हाउ अरिथमेटिक एंड वेक्टर ऑपरेशंस वर्क ऑन सीरीज डेटा स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक जो होता है सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में, बस ये लास्ट टॉपिक है, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर में इसके सिवा और कुछ भी नहीं होता है। लास्ट टॉपिक है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द एंट्रीज। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग द एंट्रीज क्या होता है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं फिल्टरिंग की, तो फिल्टर करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारी वैल्यूज में से किन्हीं सिलेक्टेड वैल्यूज को फिल्टर करके मैं प्रिंट कर लूं अगर, तो मैं बोलूंगा कि मैंने वहां पर क्या कर दिया, फिल्टरिंग कर दी। और सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा, बड़े से छोटे के ऑर्डर में या छोटे से बड़े के ऑर्डर में अरेंज करना। तो पहले हम देखते हैं फिल्टरिंग कैसे अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास यहां पर एक सीरीज है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इस पे हम एक बार फिल्टरिंग लगा के देखते हैं। देखिए फिल्टरिंग कैसे लगाएंगे, तो यहां पर मैंने फिल्टरिंग लगाने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, देखो मैं सिर्फ फिल्टर कर रहा हूं कि जो वैल्यूज 10 से बड़ी हैं मुझे सिर्फ वो वैल्यूज ही चाहिए। तो देखो अगर आप इस तरीके से लिखते हो obj1 इज ग्रेटर देन 10 और आप प्रिंट करते हो, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा ट्रू फॉल्स में, कि जो वैल्यू ट्रू है वो ट्रू, जो फॉल्स है वो फॉल्स। आप देख सकते हो ऊपर की जो 5 वैल्यूज है वो फॉल्स क्योंकि वो 10 से छोटी हैं, नीचे की 5 वैल्यूज ट्रू क्योंकि वो 10 से बड़ी हैं। अगर मुझे यहां पर वैल्यूज चाहिए होती इंस्टेड ऑफ ट्रू फॉल्स, तो मुझे क्या करना पड़ता, तो मुझे यहां पर इन वैल्यूज को जो ये वैल्यूज हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना पड़ता और इसके बाहर मुझे obj1 लिखना पड़ता। इफ आई विल डू लाइक दिस एंड रन द प्रोग्राम, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर मुझे वो फिल्टर कर कर वो वैल्यूज ही प्रिंट कर कर दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्टरिंग अप्लाई की जाती है। हम ऐसे किन्हीं भी वैल्यूज को किसी भी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लेस देन का साइन लगा दूं और प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखेंगे कि अब आउटपुट क्या आएगा, अब लेस देन 10 वाली वैल्यूज मुझे प्रिंट होकर मेरी स्क्रीन पर मिल रही हैं। 10 से लेस देन में देखो 10 को काउंट नहीं किया, क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि 10 इज नॉट लेस देन 10, इट्स एक्चुअली इक्वल्स टू 10, सो इट हैज नॉट काउंटेड दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो हो गया फिल्टरिंग। अब हमें देखना है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग करने के लिए हमें क्या करना होता है, चलिए उससे समझते हैं। सॉर्टिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके से सॉर्टिंग की जा सकती है। एक तो सॉर्टिंग की जा सकती है वैल्यूज के बेसिस पर और एक सॉर्टिंग की जा सकती है इंडेक्सेस के बेसिस पर। अब देखिए अगर मुझे सॉर्टिंग करना है इंडेक्सेस के बेसिस पर, तो मैं लिखूंगा सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन। अगर मुझे सॉर्टिंग करनी है वैल्यूज के बेसिस पर, तो मैं लिखूंगा सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन। ऑलराइट, चलिए हम इसे रन कर कर देखते हैं। अगर मैं ये सॉर्ट फंक्शन लगा दूं किस पर, obj1 पर, तो देखते हैं क्या होता है। इसको पूरे को मुझे प्रिंट करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्क्रीन पर आउटपुट देखना है। सो आई विल प्रिंट and here as well I will write print। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स फंक्शन लगाया तो वो इंडेक्स के बेसिस पर सॉर्ट हो गया है छोटे से बड़ा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी वो वैल्यूज के बेसिस पर सॉर्ट हो गया छोटे से बड़ा। बट ये तो ऑलरेडी इस ऑर्डर में था, तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग यहां पर सॉर्टिंग यहां पर तो समझ में आई नहीं। तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड सेम थिंग गोज फॉर हियर। हमें यहां पर लिखना पड़ेगा असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। चलिए आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे ही हमने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, यहां पर आप देखेंगे, जस्ट अ मिनट, अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिख दिया असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स और असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स सॉर्ट इंडेक्स फंक्शन पे और सॉर्ट वैल्यूज फंक्शन पे। तो आप देखेंगे कि यहां पर अब उसने उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स ये जो हमने आज ये जो सारी चीजें देखी, ये सारी की सारी चीजें सीरीज डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है।
सीरीज डेटा स्ट्रक्चर के में सिर्फ इतनी ही चीजें हैं। ये सारी चीजें अगर आपने देख ली तो आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सीरीज डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास जो होगी वो होगी डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर पे। सो डेफिनेटली ज्वाइन द क्लास, और आगे की कोई भी क्लास आप लोगों से मिस ना हो इसलिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे भी मैं अपलोड करूं वैसे ही आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन उसका दिख जाए। प्लीज लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।